आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर एक सिस्टम है जो किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? सिस्टम विच कंट्रोल्स न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम यूज़ होता है जो क्या कहलाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। फिजन रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिजन रिएक्शन क्या होता है? ये वो रिएक्शन होता है जिसके ज़रिए एक हैवी यूरेनियम न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है, उसकी बम्बार्डमेंट की जाती है और उसके बाद क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होकर क्या बनाता है? दो लाइटर न्यूक्लियाई बनाता है, यानी दो एलिमेंट्स बनाता है और साथ में न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और साथ में एक एनॉमस यानी कि बहुत डेंजरस किस्म की एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये वो सिस्टम है जो क्या करता है? इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन अनकंट्रोलेबल है। इसको किसी भी मीडियम के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर इसकी डायग्राम मौजूद है, हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कंट्रोल करता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है, ये क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पर अब यहाँ पर लेबलिंग हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या यूज़ हो रही है। यूरेनियम रॉड्स यूज़ हो रही हैं। ये यूरेनियम रॉड यहाँ पर क्या करेंगी? ये स्प्लिट होंगी और क्या करेंगी? यहाँ पर ये रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो रॉड्स लगी हुई हैं, ये वाली रॉड्स, ठीक है, ये 5 रॉड्स, इनको निकाल दिया जाता है और जब इनको निकालते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है कि इनको निकालकर ये जो स्पेस है यहाँ से न्यूट्रॉन्स को फायर किया जाता है। तो जब न्यूट्रॉन्स को फायर किया जाता है तो क्या होता है? ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये टकराते हैं यूरेनियम की रॉड्स से। ये यूरेनियम की रॉड्स मौजूद हैं, दे आर ऑल्सो हाईलाइटेड विद अ ग्रीन मार्कर। तो इनको क्या किया जाता है? इनको यूज़ किया जाता है जब इनसे न्यूट्रॉन्स टकराते हैं। तो टकराने के बाद क्या होता है? टकराने के बाद जब ये यूरेनियम स्प्लिट होना शुरू होता है तो बैरियम, क्रिप्टॉन और साथ में क्या होता है? मज़ीद न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को अब क्या हो जाता है? यहाँ पर वो रिवॉल्व कर रही होती है और जब वो रिवॉल्व कर रही होती है तो वो क्या कर रही होती है? रिएक्टर को गर्म कर रही होती है। अब क्योंकि ये एक डेंजरस रिएक्शन है, इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा होती है या इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि वो क्या कर सकती है? रिएक्टर को मेल्ट कर सकती है। तो रिएक्टर को मेल्टिंग से बचाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर कंक्रीट शील्डिंग की जाती है। कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करेगा? जो इसको मेल्ट होने से रोकेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता तो सीमेंट एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट लाइटर है, तो वो क्या करेगा? वो इसको मेल्ट करवा देगा, क्योंकि वो इतना थिकनेस नहीं रखता, वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखता। इस वजह से यहाँ पे कंक्रीट की शील्डिंग की गई है आउटर साइड पर, ताकि जब एनर्जी रिलीज़ हो तो कंक्रीट उसको क्या कर सके? उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो कंक्रीट यहाँ पे यूज़ हुआ। इसके अलावा अब बोरॉन रॉड से जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज़ होगी। अब वो एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी क्योंकि रिएक्शन चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे क्या होगा? ये जो यूरेनियम रॉड्स हैं ये क्या करेंगी? यहाँ से यूरेनियम बार बार डिकम्पोज होगा न्यूट्रॉन्स की फायरिंग की वजह से। तो जब न्यूट्रॉन्स इससे अट्रैक्ट करेंगे और ये बार बार डिकम्पोज होगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी और जब एनर्जी बढ़ेगी तो वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक वक्त आएगा कि वो इस रिएक्टर से भी कंट्रोल नहीं होगी। तो उसको कूल डाउन करने के लिए यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो कंट्रोल हो जाए। वाटर यहाँ पर एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है। मॉडरेटर मतलब कि ये रिएक्शन को मॉडरेट करेगा। मतलब कि ये एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अक्सर यहाँ पर वाटर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वाटर यहाँ पर H2O यूज़ नहीं होता।
वाटर यहाँ पर D2O यूज़ होता है, यानी हैवी वाटर का हम यूज़ करते हैं। हैवी वाटर का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम नॉर्मल वाटर का यूज़ करें तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से एवोपोरेट हो जाएगा। लेकिन हम हैवी वाटर का जब यूज़ करते हैं तो उसमें एवोपोरेशन स्लो होती है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। इस वजह से यहाँ पर हम ज़्यादातर या तो वाटर D2O का इस्तेमाल करते हैं और या क्या करते हैं, कोल्ड गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं जो इसको क्या कर सके, कूल डाउन कर सके। ठीक है, इसके अलावा बाकी अब क्या होगा, अब रिएक्शन प्रोसीड करता जा रहा है, लेकिन वाटर जो एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है वो एक लिमिट में कंट्रोल करेगा। इसके बाद जो न्यूट्रॉन्स हैं, अब क्योंकि वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं, न्यूट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को आगे चलाए जा रहे हैं। तो न्यूट्रॉन्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बोरॉन रॉड्स। यहाँ पर अक्सर मटेरियल बोरॉन भी यूज़ होता है और कैडमियम भी यूज़ होता है। कैडमियम एक एलिमेंट है और बोरॉन भी एक एलिमेंट है जो क्या करेगा, एज अ मेटलॉइड इनको न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि यहाँ पर फायर किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो फिजन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो न्यूट्रॉन्स मज़ीद यूरेनियम से स्ट्राइक करके आगे रिएक्शन को प्रोसीड करते रहेंगे। लेकिन अब बोरॉन रॉड क्या करेंगे, ये बोरॉन रॉड्स मौजूद हैं, ये जो 5 रॉड्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये बोरॉन की रॉड्स हैं। इनको क्या किया जाएगा, जब रिएक्शन को हमने कंट्रोल करना है तो ये जो रॉड्स हमने निकाली थी और न्यूट्रॉन को फायर किया था रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो अब ये रॉड्स वापस डाल दी जाएंगी। जब ये वापस डाली जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप होगा। अब ये जो यूरेनियम रॉड्स थी, इनको हमने जिस चीज़ से फिक्स किया था वो क्या होती है, वो ग्रेफाइट कोर होती है। तो ग्रेफाइट कोर की मदद से हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया यूरेनियम की रॉड्स को या यूरेनियम को। ठीक है, इसके बाद होगा क्या, अब जब यहाँ पर ये रिएक्शन कंट्रोल होगा तो कंट्रोल करने से पहले इसमें जो हमने एनर्जी रिलीज़ हुई थी वहाँ पर उस एनर्जी को हमने वाटर सप्लाई किया। वाटर सप्लाई क्यों किया, ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि एकदम जब गर्म एनर्जी निकल रही है, जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो एकदम जब उसको वाटर मिलेगा तो क्या होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी। तो जब स्टीम प्रोड्यूस होगी तो उस स्टीम को हम कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से इस स्टीम को बाहर निकाल लेंगे। ये एरिया इसको ओपन रखा गया है, क्यों ओपन रखा गया है, ताकि स्टीम यहाँ से निकले और ये स्टीम प्रोवाइड की जाती है टरबाइंस को। टरबाइंस फिर आगे चलकर क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू जनरेट करती हैं। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से ड्यूरेबल प्रोसेस है और ये ज़्यादा अरसे तक चल सकता है, क्योंकि यूरेनियम की हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अरसे तक ड्यूरेबल होता है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी यहाँ पर ये चीज़ पूरी डिस्कस हो गई। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि यहाँ पर जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो बोरॉन की रॉड्स को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। फिर इसके बाद जब रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, न्यूट्रॉन्स को फायर किया जाएगा, फायर करके रिएक्शन क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा। और जब रिएक्शन चलना शुरू होगा तो क्या किया जाएगा, उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा तो उसमें वाटर एज अ मॉडरेटर यूज़ करेंगे। और उसके बाद जब रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल होगा, यानी कंक्रीट शील्डिंग उसको स्टॉप नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, बोरॉन रॉड्स यानी ये जो रॉड्स मौजूद थी इनको वापस डाल दिया जाएगा, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, यानी कि हम इनको अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, इनसे हम कैसे हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका यूज़ पढ़ेंगे इंडस्ट्री में,
उसके बाद फिर एग्रीकल्चर में और उसके बाद फिर मेडिसिन्स में। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो किस में बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में इसका जो मेजर यूज़ होता है वो ये होता है कि वो पार्ट्स मशीन्स के जो कह लें कि एक तरह से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या उनको थोड़ी मुरम्मत की ज़रूरत होती है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ज़रिए उनसे जो रेज़ निकलती हैं उनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम उनके डिफेक्टिव पार्ट्स को रिपेयर करते हैं, उनकी मुरम्मत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इसका यूज़ क्या लिखा हुआ है कि वेयर एंड टेयर ऑफ मशीन टूल्स, यानी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं या मशीन्स जो होती हैं उनके जो हिस्से डैमेज हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उनकी रिपेयरेंस करते हैं। इसके बाद सेकंड यूज़ जो है वो क्या है कि मटेरियल की थिकनेस फाइंड की जाती है। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो हमें यूनिफॉर्म रखने होते हैं, एक जैसे रखने होते हैं दोनों साइड से या चारों साइड से, तो उनकी थिकनेस को मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू। वहाँ पे काउंटर्स यूज़ हो रहे होते हैं जो बाकायदा रेस डालकर काउंट कर रहे होते हैं कि कितना पार्ट इसका अनइवन है और कितना इवन हो चुका है। तो वहाँ पर इनकी मदद से क्या किया जाता है, जो मेटल्स वगैरह हो गए या और कोई मटेरियल हो गया तो उसको यूनिफॉर्म किया जा रहा होता है, उसकी शेप को प्रॉपर किया जा रहा होता है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड यूज़ है वो क्या है, वो है कि जो वेल्डेड जॉइंट्स में, यानी जिनकी हम वेल्डिंग करते हैं उनमें जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, उन क्रैक्स के डिटेक्शन और उन क्रैक्स की जो मुरम्मत होती है वो भी किसके थ्रू की जाती है, वो भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू की जाती है। इसके बाद जो हमारा लास्ट यूज़ है वो किस चीज़ में है, वो है लीकेज इन पाइप्स के लिहाज से, कि अक्सर पाइप्स क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। तो लीक हो जाते हैं तो अक्सर जो गैस पाइप होते हैं उनका कह लें कि हमें आइडिया नहीं हो रहा होता, या ऐसे पाइप जहाँ से मटीरियल का डिटेक्ट करना या उसका लीकेज डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को किसी मटेरियल में मिलाकर डाला जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, काउंटर्स के ज़रिए जो रेडियो एक्टिव डिटेक्टर्स होते हैं उनके थ्रू हम ये फाइंड कर लेते हैं कि लीकेज अगर हो रहा है तो वो जो सब्सटेंस है वो कहाँ से लीक कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब ये हमारे पास यूजेस थे इंडस्ट्री के। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर में जो इसका पहला यूज़ है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, जेनेटिकली चेंजेस करवाए जाते हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग क्या कह सकते हैं कि जैसे सीड्स में, या जैसे कह सकते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो म्यूटेशन डिस्कस हो रहा है। म्यूटेशन किस में करवाई जाती है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू सीड्स में करवाई जाती है। जैसे हमें दिखाई देता है कि बेमौसमी फल, ठीक है, और इसके अलावा जैसे हमें दिखाई देता है कि एक एप्पल, लेट सपोज अगर उसको ग्रीन बनना था तो यानी उसको चेंज करके किस में किया जा सकता है, उसको रेड बनाया जा सकता है थ्रू म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन के ज़रिए क्या किया जाता है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करके हम उसमें जो सीड्स वगैरह होते हैं या जो अनसीजनल सीड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं, ग्राफ्टिंग वगैरह करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसका सेकंड यूज़ आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को प्रिजर्व किया जाता है, कौन सा फूड, जो कवर्ड होता है, लाइक टेट्रापैक्स। टेट्रापैक्स को उसमें जो शील्डिंग हुई होती है वो शील्डिंग किसके थ्रू की जाती है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू की जाती है, ताकि बाहर से जो बैक्टीरिया, जो एंजाइम्स जो कि फूड को डैमेज करते हैं या जो जैसे दूध को या जूसेस वगैरह को डैमेज करते हैं वो डैमेज ना कर सकें। तो उसकी जो शील्डिंग होती है, उसकी जो कवरिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू की जाती है। ठीक है, जो कवर्ड फूड होता है, जो टेट्रापैक्स वगैरह इस तरह का फूड होता है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, फर्टिलाइज़र्स। अब कोई भी प्लांट कितना फर्टिलाइज़र इनटेक करेगा तो उसकी ऑप्टिमम अमाउंट फाइंड करने के लिए, या वो कहाँ से इनटेक कर रहा है या किस तरफ से जाके वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे भी सेम ये तरीका है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करके फर्टिलाइज़र्स में डाला जाता है और उसके थ्रू डिटेक्टर्स के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि ये सब्सटेंस कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और किस हिस्से में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स को काउंट किया जा सकता है थ्रू रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आ गया वो किस में आ गया, मेडिसिन्स में। मेडिसिन्स में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है मेडिसिन्स में। ठीक है, आजकल इवन जो ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं
नाउअडेज ट्रीटमेंट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। ज़्यादातर जो लेज़र ट्रीटमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसका बहुत ज़्यादा रुझान आजकल हो चुका है, बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले क्या है कि कैंसेरियस ट्यूमर्स, जो कैंसेरियस ट्यूमर्स हो जाते हैं, जो कैंसर हो जाता है, इसका इलाज किसके थ्रू किया जाता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू किया जाता है। जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं उनको डैमेज किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया? ब्लड सर्कुलेशन। किसी भी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन कितनी ज़्यादा प्रॉपरली हो रही है और कितनी लो है, कितनी हाई है, ये भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूज़ इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर जो हो जाता है या और भी सेवरल ट्यूमर, जितने भी तरह के ट्यूमर्स हैं उनको ट्रेस किया जाता है कि ब्रेन के किस पार्ट में डिफेक्ट है या किस तरह से इनको एलिमिनेट किया जाएगा, ये भी किस तरह किया जाता है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करके। इसके बाद और इसके लिए जो आइसोटोप यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है P32, ठीक है। फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स को एलिमिनेट करने के लिए। इसके बाद थायराइड ग्लैंड्स, जो थायराइड ग्लैंड्स हो जाते हैं तो उसके लिए ज़्यादातर आयोडीन यूज़ किया जाता है। तो आयोडीन का जो आइसोटोप या उसका जो सिरप बनता है वो सिरप क्या होता है? वो आयोडीन 131 से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इसको सिरप फॉर्म में लाकर और फिर जो थायराइड ग्लैंड्स अफेक्टेड पेशेंट होता है उसको दे दिया जाता है वो सिरप। तो जब वो उसको पीता है तो क्या होता है कि वहाँ पर फिर वो जो ग्लैंड्स बने हुए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है कि जो गला होता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इसके अलावा ये तो कुछ यहाँ पे बीमारियों का जिक्र हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ होता है, जैसे लेट्स सपोज कैटरेक्ट्स वगैरह हो गया या और भी इस तरह की सेवरल डिजीज़ हैं, जैसे आप कह लें कि स्टोन्स वगैरह हो गए, किडनी स्टोन, पैंक्रियास स्टोन, तो इनके लिए भी क्या किया जाता है? इन आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने आज पढ़े इसके यूजेस। ये 3 तरह के यूजेस हमने डिस्कस किए, एक किसमें? इंडस्ट्री में, इसके बाद एग्रीकल्चर में और फिर मेडिसिन्स में। अब हम बात करेंगे रेडिएशन हैज़र्ड्स की। ये रेडिएशंस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां वजूद में आती हैं और उनकी प्रिकॉशंस, उनसे बचा कैसे जा सकता है या उनसे प्रिक्योर कैसे रहा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ जो इन रेज़ में है वो ये है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं तो ये सेवरल डिजीज़ का बाइस बनती हैं। सबसे पहले डिजीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है वो है अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी है, यानी रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं? कम होना शुरू हो जाते हैं। ये रेडिएशन जब किसी भी बॉडी पर पड़ती हैं तो ये क्या करती हैं? ये रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? लिक्वेमिया। लिक्वेमिया क्या होता है? लिक्वेमिया वाइट ब्लड सेल्स का इंक्रीज़ है, वाइट ब्लड सेल्स का बढ़ जाना, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होगी तो वाइट ब्लड सेल्स का इंक्रीज़ होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर एक बीमारी हो जाती है जो क्या होती है? लिक्वेमिया होती है। इसके बाद क्या है? ट्यूमर्स। सेवरल ट्यूमर्स का बायस है, जब ये एब्जॉर्ब होती हैं तो ये क्या करती हैं? ह्यूमन फ्लैश को ये गलाना शुरू कर देती हैं, ये उसको ख़राब करना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर्स कॉज में आते हैं। इसके बाद 4th डिजीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है कैटरेक्ट्स। कैटरेक्ट्स क्या होता है? कैटरेक्ट्स एक आई डिजीज़ है जिसकी वजह से दिखना कम हो जाता है, यानी कह लें एक हमारी लेंस के इर्द गिर्द एक लेयर आ जाती है, एक लेयर आ जाती है और फिर उसकी वजह से क्या होता है? दिखना धुंधला हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज़ें जो वजूद में आती हैं इन रेस की वजह से। अब दूसरी चीज़ कि इनसे हम बच कैसे सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना चाहिए? हमें डिस्टेंस रखना चाहिए, कीप सफिशिएंट डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस रखेंगे तो क्या होगा? इनसे बचा जा सकता है, ठीक है। यानी कि हम जब इनको एक्सपोज कर रहे होते हैं या कह लें कि जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं तो वहाँ पर थोड़ा फासला रखना चाहिए उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि ये जब बॉडी पर पड़ेंगी तो ये डैमेज कॉज करेंगी। इसके अलावा डॉक्टर्स के लिए एक चीज़ होती है कि मिनिमम टाइम के लिए इनका एक्सपोजर करें। तो मिनिमम टाइम फॉर एक्सपोजर, यानी कि जब किसी पेशेंट पर यूज़ की जा रही है, जब भी किसी पेशेंट पर यूज़ की जा रही है या उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो हर डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट एक अलग टाइम के लिए होता है,
ठीक है, यानी कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट सेम टाइम के लिए किसी भी डिजीज़ में पेशेंट पर नहीं एक्सपोज की जा सकती, एक्सपोजर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि डिजीज़ अलग अलग होने से उनका एक्सपोजर भी डिफरेंट हो जाता है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट किडनी स्टोन्स, तो स्टोन्स किसी के बहुत लाइटर होते हैं, किसी के बहुत सख्त हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक जैसा एक्सपोजर नहीं किया जा सकता। वो डॉक्टर को देखना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए इसको एक्सपोज किया जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम के लिए किया जाएगा तो क्या होगा, उल्टा वो डिज़ीज़ या वो जो ऑपरेशन होगा वो बिल्कुल यानी कह लें कि ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि एक तो क्या कहा कि सफिशेंट डिस्टेंस पर यानी कह लें कि आप इस पर डिस्टेंस रखें, और दूसरी चीज़ मैंने क्या कि टाइम की बात की। तीसरी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे आपने देखा था, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या यूज़ हो रही थी, कंक्रीट की शील्डिंग की हुई थी। तो वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंक्रीट का इस्तेमाल लाजमी किया जाए, क्योंकि कंक्रीट क्या करती है, इन रेस को बाहर निकलने नहीं देती। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होगा तो ये रेस क्या करेंगी, ये बाहर आएंगी, और जब ये बाहर आएंगी तो क्या करेंगी, ये डैमेज क्रिएट करेंगी। ठीक है, इसके बाद फिर जो लास्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है लेबॉर्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लेबॉरेटरी में अगर कहीं पर इनका एक्सपोजर किया जा रहा है तो लेबॉरेटरी में एक्सपोजर करते हुए लाजमी लेड का यूज़ करें, लेड बॉक्सेस का यूज़ करें। लेड बॉक्सेस का क्यों यूज़ करें, क्योंकि लेड क्या करता है, इन रेस को बाहर एमिट नहीं होने देता। इस वजह से अगर लेड का यूज़ किया जाए तो लेबॉरेटरी में बाकायदा सेफली काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, रेडिएशन हैज़र्ड्स और उसके प्रिकॉशंस की। यहाँ पर चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।